हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब तब टाइम मिलता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए, जैसे ही बन पड़ता है मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के स्टूडेंट्स को करा दूँ कि अगर वो कहीं किताब से उस टॉपिक को पढ़ें तो उन्हें दिक्कत ना आए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी स्टूडेंट को अगर गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो उसको पॉलिटिक्स की एक बेसिक समझ होना, एक जानकारी होना, ये ज़रूरी है। और ये मान के चलिएगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स आप देंगे उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस टाइप के टॉपिक से उठे, या फिर पहला अगर टॉपिक देखें स्टार्टिंग का तो वो होता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी जनसंख्या के हम स्वामी हैं और क्षेत्रफल में 7वां ये देश है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा ये मान लीजिए पॉपुलेशन में सेकंड हम लोग हैं चाइना के बाद। उतने बड़े सिस्टम को रन करने का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की सरकार पर। और वो सरकार इसीलिए कामयाब हो पाती हैं, ये सिस्टम इसीलिए रन कर पाते हैं क्योंकि उन सब के सामने एक लिखित में, आइडियल रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कब कब क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, क्या कुछ ऐसे खासे काम किए जिसके कारण वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वामी भारत में मैं और आप इतनी बड़ी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं और बहुत अच्छे सलीके से, तरीके से इतना बड़ा सिस्टम। आप इमेजिन कीजिए 10 लोगों के परिवार को चलाना भी कितना मुश्किल है, 10 लोगों को इकट्ठे बांध के रखना भी कितना मुश्किल है। और इस सिस्टम, इस संविधान को कहीं ना कहीं हमें नमन करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस संविधान को लिखा, जो आज तक इस देश को एक बढ़िया तरीके से, सलीके से चलाने में सक्षम है। राजनीति अगर ढंग से देखें, अगर बात करें कि देश को अच्छे ढंग से चलाने की, तो राजनीति को फॉलो करना चाहिए संविधान में लिखित बातों को। कभी कभी गड़बड़ियाँ होती हैं जिनके चलते कुछ गड़बड़ियाँ देखी जाती हैं, पर बाकी देखें तो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ चलाने के लिए संविधान एक बेसिक नीड है किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान सभा में मैंने कुछ आंकड़े आप देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं। मैं इन सबको बहुत तरीके से, बहुत सलीके से एक्सप्लेन करूंगी। आप सुन लीजिएगा, सुन के 2-4 बार में ही ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लगभग याद मिलेंगी। देखिए, जब इंडिया से अंग्रेज जाने वाले थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ 1945 में, अंग्रेज़ों की समझ में आ गया कि अब इंडिया पे लंबे टाइम तक हम राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ क्रांति करके ऐसा उनको मजबूर किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, चाहे वो अमेरिका था, ब्रिटेन था, रशिया, फ्रांस या कोई भी कंट्री थी, उसकी ताकत इतनी नहीं रह गई थी कि वो इंडिया या आसपास की कंट्रीज़ पर जो उन लोगों की एक कमांड बनी हुई थी, उनका एक राज चल रहा था, इसको लॉन्ग रन तक चला पाते। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने भविष्य को देखते हुए, कि कल को जब इंडिया क्रांति करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले तो कंपनी थी, बाद में महारानी ब्रिटेन के अंडर आ गया था हमारा राजकाज, क्राउन का शासन था, वो समझ गए थे कि अब इंडियंस को लंबे टाइम तक अपने अंडर रखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिया की आज़ादी का रास्ता काफ़ी हद तक साफ नज़र आने लगा। अंग्रेज यहाँ से जाने से पहले एक मिशन यहाँ पर भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन ने हमें रिकमेंड किया कि इंडिया के लिए एक इंडियंस को मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना लेनी चाहिए, एक संविधान सभा का गठन कर लेना चाहिए। और उनकी उस बात को मानते हुए हमने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया, एक संविधान सभा का गठन किया। अब देखिए, आंकड़ों पे आते हैं। जब संविधान सभा चुनी गई तो इसमें उस टाइम पर आज़ादी के लगभग इर्द गिर्द में भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, 40 करोड़, जो आज हम कहते हैं ना 125 करोड़ की बात करते हैं। आज़ादी के हेरफेर में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। और उस टाइम डिसाइड किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट बनेगी, लगभग 10 लाख पर एक सीट। तो उस कायदे से देखें तो 400 के इर्द गिर्द का आंकड़ा था, 389, ये एग्जैक्ट वो सीटों का नंबर है जिसके लिए संविधान सभा जो है जानी जाती है, 389। ये 389 कैसे बनी और कैसे कैसे इसकी सीटें बटी हुई हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आंकड़े समझना आसान रहेगा।
देखिए, अंग्रेज जब इंडिया को छोड़ के जा रहे थे ना, तो हमारे इंडिया के दो हिस्से थे। इंडिया के अंदर ही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया के अंदर दो तरह की व्यवस्था चल रही थी। एक था अंग्रेज भारत, या जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। इसको ब्रिटिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर था, महारानी ब्रिटेन या क्राउन के शासन के अधीन था। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा भी था जो महारानी ब्रिटेन के डायरेक्ट अंडर नहीं था, लेकिन वो महारानी ब्रिटेन को ही अपना हेड मानते थे और टैक्सेस पे किया करते थे। ऐसी रियासतों को आप सब लोगों ने सुना होगा, देसी रियासतें कहलाती थी। तो जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो दो तरह का भारत दिख रहा है। एक वो जिस पर सीधे राज कर रही है महारानी ब्रिटेन, और एक वो भारत जिस पर डायरेक्ट महारानी ब्रिटेन नहीं राज कर रही, वो देशी रियासतें हैं वो भी महारानी के ही अंडर। तो उनके जाने से पहले जब ये संविधान सभा बन रही थी, तो इसमें एक तो अंग्रेज भारत वाले रिप्रेजेंटेटिव आने थे, हैं हमारे इंडियंस, और एक देशी रियासतों वाले। तो जो मैंने यहाँ डाटा लिखा है ना, देखिए 292 + 4 और 93 मेंशन किया। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 292 और 93, दो ही तो आगे लगाना है, 92 और 93। 292 वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जो ब्रिटिश भारत से हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर बनेंगे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रिटिश भारत बड़ा रहा था बजाय देशी रियासतों के, पर कम वो भी नहीं है। 93 मेंबर्स का चुनाव हुआ। ये जो 93 है ना, अच्छा, इनका चुनाव नहीं करना पड़ा, इनका मनोनयन हो गया एक तरह से। भाई देशी रियासतों ने जिसको चाहा उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया। 10 लाख की जनसंख्या पे एक ही तो भेजना था। जबकि ये जो मेंबर हैं, जो ब्रिटिश भारत के हैं, इनका निर्वाचन हुआ था। तो दो तरह के मेंबर्स आए, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। अगर एग्जाम में आता है संविधान सभा कैसे निर्मित हुई, कि केवल निर्वाचित, केवल मनोनीत या निर्वाचित और मनोनीत, तो आपको टिक करके आना है कि संविधान सभा के मेंबर्स दोनों तरह के हैं। ब्रिटिश भारत में चुन के आए थे और देशी रियासतों ने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से भेज दिए थे। ये 292 के पास मैंने +4 भी लिखा था। क्यों लिखा था ये जान लीजिए। जैसे आज हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। या आप मॉडर्न, अगर मैं किताबों की बात करूं तो मेंशन करते हैं 29 स्टेट्स +6 यूटी +1 एनसीआर। वो कभी बाद में बात करेंगे कि प्लस एनसीआर क्यों किया गया है। आज मुद्दे की बात है इसके बारे में बात करना। जैसे आज की डेट में यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे अंग्रेजों के टाइम में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। दोबारा सुन लीजिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे आज यूटी हैं 7, ऐसे तब 4 थे। एग्जाम में आ सकता है ये 4 कौन से हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप एक फॉर्मूला सुन लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला जो मैं बता रही हूं, ये है ABCD। सभी लोगों को ABCD आता ही है। ABCD 4 जगहों के नाम हैं। जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है ना, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसे ही इस टाइम के 4 क्षेत्र थे ABCD। ABCD का मतलब है, A का मतलब है यहाँ पर BCD, चारों का कुछ ना कुछ मतलब है। A का मतलब है अजमेर। अजमेर जो आज राजस्थान में इंपॉर्टेंट शहर है ना, वही है ये ए, अजमेर। बी का मतलब है आज के पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इंडिया का झारखंड, बिहार का इलाका है, उड़ीसा का, जहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान। वहाँ भी वो बहुत रिच है मिनरल्स में। तो उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, अभी आज़ादी तो मिली नहीं ना, उससे पुरानी बात कर रही हूँ। तो ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी का मतलब है कुर्ग। कुर्ग आज के कर्नाटक में है, कुर्ग। और डी का मतलब है दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र उस टाइम पर। ए मतलब अजमेर, बी मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, सी मतलब कर्नाटक का कुर्ग, और डी मतलब दिल्ली। ये 4 मेंबर आए हैं कमिश्नरी के। 292 मेंबर आए हैं अंग्रेज भारत, ब्रिटिश भारत के, और 93 मेंबर मनोनयन के द्वारा बिना इलेक्शन के मनमर्जी से भेजे हैं देशी रियासतों ने। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा
बहुत बच्चों को ये बात क्लियर नहीं होती, वो इसमें रट्टे मारते रहते हैं, 292, 93 प्लस 4, कुछ नहीं है। 292 अंग्रेज भारत, 4 उस टाइम की यूटी की तरह कमिश्नरी क्षेत्र, जिनमें से ABCD फॉर्मूला हो गया, और 93 देशी राजाओं ने, देशी रियासतों ने अपने मेंबर चुन के नहीं भेजे, मनोनयन से। ठीक है, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, जबकि है कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगली बात पे आते हैं। इनकी पहली बैठक होती है, और बैठक इनकी होती है, जैसे ये इलेक्शन जो हुआ था ना, ये जुलाई की घटना है, और पहली बैठक आप देख पा रहे हैं 9 दिसंबर 1946 में, दिसंबर में पहली बैठक है। और इसमें टोटल मेंबर मैंने अभी लिखा 389। यहां देखो, पहली बैठक में सिर्फ 207 मेंबर प्रेजेंट हैं। हड्डी जितनी है उससे बस एक फालतू, 206 तो हड्डी है ना शरीर में, 207। और टोटल इन 389 में 15 महिलाएं भी हैं। महिलाओं में भी पूरी नहीं पहुंची हैं, केवल 9 महिलाएं आपको दिखेंगी। एग्जाम में आ सकता है, टोटल मेंबर पूछेंगे तो 389 के बाद पूछेंगे 389 में महिलाएं कितनी, तो 15। लेकिन पहले में प्रेजेंट हुए सिर्फ 207, जिनमें से 9 महिलाएं थी। 15 टोटल हैं, आई हैं सिर्फ 9। ये इतने कम क्यों आए, 207 क्यों आए? 389, लगभग 400 लोगों में से आधे ही लोग आए। आधे इसीलिए नहीं आए क्योंकि 2 तरह के लोगों ने यहां आना मुनासिब नहीं समझा। एक तो मुस्लिम लीग, जिसको लग रहा था कि हमारा भविष्य जब इंडिया के साथ नहीं है तो हम इसमें क्यों जाएं, उन्होंने इसका बायकॉट किया। 73 मेंबर्स थे ML मुस्लिम लीग के, 73 मेंबर्स पहली बैठक में नहीं आए, मुस्लिम लीग नहीं आई। दूसरी चीज, जो हमारे ये 93 देसी रियासत थे ना अपने इंडियन, वो राजा महाराजा टाइप के लोग, उनके मन में असमंजस था, वो डिलेमा में थे कि क्या हम इंडिया के साथ रहेंगे या हम अपना प्रॉपर अलग से राजपाट चलाएंगे। वो कंफर्म नहीं थे कि हमें इंडिया का हिस्सा बनना है या अपनी देशी रियासतों को हम कामयाब, जैसे चल रहा है इसी तरह से और बढ़िया तरीके से चलाएंगे। इस असमंजस की स्थिति के कारण वो लोग भी नहीं आए। तो 2 बड़ी चीजें नहीं, 2 बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं आई। कौन कौन? एक मुस्लिम लीग 73 लोग, और एक देशी रियासतें जिन जो डिलेमा में हैं कि पता नहीं हम इस संविधान का हिस्सा बने या ना बने। तो पहली बैठक में सिर्फ 207 मेंबर प्रेजेंट हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं, बाकी सब एब्सेंट हैं। ये डेट है 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में जैसे 207 आदमी प्रेजेंट हैं, तो कहा कि भाई एक को अध्यक्ष बना लो, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है जो सबको माइंड करता है। तो यहाँ पे बिना इलेक्शन के, ध्यान दीजिएगा, बिना इलेक्शन के सबसे उम्रदराज व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट थे, जो पहली बैठक में प्रेजेंट थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कार्यवाहक देश की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, स्थायी नहीं, सिर्फ कार्यवाहक बने थे। 2-4 दिन काम संभाल लें, प्रोसेस चल पड़े, फिर परमानेंट बना लेंगे। तो कार्यवाहक अगर एग्जाम में आता है या पूछें कि पहला संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, तो आप टिक कीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका इलेक्शन नहीं हुआ, इनको वैसे ही बना दिया गया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं। बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए थे। ठीक है, ये पहली चीज हुई। दूसरा देखो, 11 दिसंबर को दूसरा जब ये इंपॉर्टेंट बैठक हुई, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहले बनाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि बुजुर्ग हैं इसलिए बना दिए। ये इलेक्टेड हैं, इनको निर्वाचित किया गया कि भाई ये इस लायक है कि इस देश की संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये 1946 से लेकर और फिर 1950 में देश के राष्ट्रपति बने। पहले इलेक्शन नहीं हुआ था, 52 में जाके 1952 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, और फिर 62 तक इन्होंने देश में राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो 11 दिसंबर से लगातार देश की सबसे बड़ी हस्ती के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार गांधी भी कहलाते हैं क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी से ये प्रभावित थे। और महात्मा गांधी जी ने जब इंडिया में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, सत्याग्रह की, तो वहां ये भी प्रेजेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 46 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, एक आदमी ने, जो इस देश के बाद में PM बने थे और जिनके नाम रिकॉर्ड है इस देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने का। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। उन्होंने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रस्तावना का आधार। बच्चों, आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं जानते होंगे, 2 शब्द हम लोग बहुत यूज करते हैं। एक शब्द है ऑब्जेक्टिव और एक है एम या गोल। थोड़ा सा समझिएगा, ये आप लोगों की लाइफ से भी जुड़ी बात है।
एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा गोल, या इसे हम कहते हैं एम। ये दो बहुत अलग बातें हैं बच्चों, और ये बहुत लाइफ के बहुत बड़े पड़ाव पे जाके समझ में आता है कि जिसको हम लाइफ का एम समझ रहे थे वो एम नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं धीरे 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 इंसान की ग्रोथ में, और ऑब्जेक्टिव्स बनाने से ही एम को अचीव कर पाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से अगर आप समझें, आप सबसे नीचे फर्श पर खड़े हैं, सबसे नीचे की ज़मीन पर, और आपको 5 मंजिला इमारत पर चढ़ना है, तो आपको 100% पहले पहली इमारत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप छलांग लगाएंगे और 5वीं पे पहुंचेंगे। 5वीं पर जाने से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ गोल का, और जो आप पहली, दूसरी, तीसरी पर गए ये आपके ऑब्जेक्टिव से। लाइफ भी ऐसी ही है बच्चों, अपनी जिंदगी का एम हमेशा ऊंचा रखना, लेकिन उस ऊंचाई को पाने के लिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाना। अब जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आईसीएस से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग स्टूडेंट्स हैं, और उन सबका 100% टारगेट है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एकदम से नहीं मिलेगी, आपको सबसे पहले छोटी चीज़ों के लिए जितने फॉर्म्स निकलते हैं सारे भरने चाहिए। जब आप एक एग्जाम क्लियर करेंगे ना, तो आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अपने आप में फील करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या मैं इस लायक हूँ कि मैं ये एग्जाम पास कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। फिर उससे ऊपर का एग्जाम, फिर उससे ऊपर का, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके अंदर काबिलियत बढ़ती जाएगी। 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन आप काबिल बन जाएंगे इस लायक कि जो जिंदगी में आपने गोल बनाया है, एम बनाया है, वो आप अचीव कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग आपको गलत सलाह दे सकते हैं, वो कहेंगे हमेशा ऊंचा सोचो। बच्चों ठीक है, ऊंचा सोचना चाहिए, नो डाउट, लेकिन पहले कहीं पे एक अपना स्टैंड बना लेना। मैं पर्सनली ये सबको बताना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, जो लोग भी एवरेज परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, उनकी पहली ज़रूरत है नौकरी, पहली ज़रूरत है हम गवर्नमेंट जॉब में पहुँचें। मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई किया और अपनी लाइफ में देखा कि सबसे पहली ज़रूरत होती है इंसान का इंडिपेंडेंट बनना। जो लोग 20 से 25 साल में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे ना, उनके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुलेंगे। और जो लोग बैठे बैठे 27, 28, 30, 35 के हो जाएंगे कि ऊंचा ऊंचा ऊंचा, उन्हें कुछ नहीं मिलना। पहले कहीं एक जगह स्टैंड बनाओ, फिर उससे आगे बढ़ो, फिर उससे और आगे बढ़ो। लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन उसको अच्छा जीवन जीने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचे थे 13 दिसंबर पर उद्देश्य प्रस्ताव। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 46 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को चाहते तो उसी दिन पारित करवा लेते, लेकिन बीच में अंबेडकर जी आए। अंबेडकर जी जो बहुत बड़े सभी लोग जानते हैं संविधान के जनक हैं, और संविधान लिखने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो अंबेडकर जी ने किया है। बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी थे BR अम्बेडकर जी, आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव तब तक हम लोग पारित नहीं करेंगे जब तक कि ये क्लियर ना हो कि मुस्लिम लीग के कितने मेंबर इसमें आना चाहते हैं और क्या देशी रियासतें इसमें नहीं आना चाहती। यानी हम थोड़े से लोग इसको पारित नहीं करेंगे, और यही कारण है कि ये पेश तो हुआ 13 दिसंबर को, लेकिन ये पारित हुआ 22 जनवरी 47 को। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पारित करना था पूरी संविधान सभा को, पारित कर सकते थे उसी दिन, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि हम वेट करेंगे, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के मेंबर आने चाहिए और जो अपनी देशी रियासतें हैं वो आना चाहती हैं कि नहीं। तो इसलिए पारित करने में 22 जनवरी 47 तक का टाइम पकड़ा। अगला मैंने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर। अभी मैं कह ही रही थी महान व्यक्तित्व के स्वामी। महान इसलिए कह रही हूँ बच्चों क्योंकि जिस कंडीशन में ये जन्मे थे, इनको पढ़ोगे जब तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज भी उतना हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कितनी खराब परिस्थितियों से निकलकर इस इंसान ने ऊंचाइयों को छुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और कभी भी किसी भी इंसान की बुराई करने से पहले उसके संघर्ष को जान लेना चाहिए। कितना संघर्ष किया होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सबसे बड़ी जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया। कितनी बड़ी बात है, कितनी लायकियत इस इंसान ने अपने अंदर काबिलियत पैदा की। और उस टाइम पर, उस दौर में जब इस देश में शूद्रों के साथ बहुत ही निम्नतर व्यवहार करती थी जनता, आम जनता। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जनक, हम सब जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
एक बहुत बड़े आदमी हैं केवी राव, इन्होंने कहा सिर्फ जनक मत कहो, ये जनक होने के साथ साथ जननी भी हैं, मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे मैं बता दूं, मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का, ब्रिटेन का संविधान कहलाता है, लेकिन एक आदमी का ये सोचना था केवी राव जी का कि सिर्फ जनक ना कहकर इस महान व्यक्तित्व के स्वामी को जननी का भी दर्जा, माँ का दर्जा भी मिलना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं अंबेडकर जी, और बहुत कुछ इन्होंने बेस तैयार कर दिया, जिस कारण आज समाज में कुछ हद तक उत्थान हो गया है जिनके लिए ये चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है बी एन राव। अच्छा, अंबेडकर जी के बारे में एक दो बातें खास जान लीजिए, बहुत सारी किताबें नहीं बताती हैं, किताबों में लिखा नहीं है अंबेडकर जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं। बी आर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था एक बेहद गरीब परिवार में, महार जाति में जन्मे थे। उस टाइम पर उस जाति को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, बहुत ज़्यादा होनहार थे, पढ़ लिख कर काबिलियत इकट्ठी की और पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश गए, लंदन गए, इंग्लैंड ब्रिटेन से बैरिस्ट्री पढ़कर वापस आए। अंबेडकर जी को जब पता चला कि इलेक्शन और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। बम्बई की सीट से ये इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन बेहद दुख की बात है कि उस इलेक्शन में ये हार गए। कितनी अजीब बात है, जिसको हम निर्माता बता रहे हैं, जिसको हम जनक और जननी केवी राव जी कह रहे हैं, वो जब इलेक्शन में सीट से खड़े हुए, मुंबई की सीट से, बम्बई की सीट से, तो हार गए। अब ये हार तो गए, लेकिन इनके मन में था कि नहीं, मुझे संविधान सभा का मेंबर बनना है। बम्बई की सीट से हारे, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने दूसरी सीट से इलेक्शन में खड़े होने का प्लान बनाया, और वो सीट थी उस टाइम पर इंडिया की, लेकिन आज़ादी के बाद वो हिस्सा बांग्लादेश के पास था। मुस्लिम लीग ने इनकी मदद करी। देखो कितनी बड़ी बात है बच्चों, अंबेडकर जी की मदद कांग्रेस नहीं कर रही, मुस्लिम लीग की सहायता से ये जीत कर आते हैं बंगाल की सीट से। आज जो हमारा पश्चिम बंगाल है ना, तब ये पूर्वी बंगाल का एक अलग हिस्सा था। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है, वहां की सीट से डॉक्टर अंबेडकर जीत के आए मुस्लिम लीग की मदद से, कांग्रेस ने नहीं हेल्प की। अच्छा, जीत तो आए, देश की आज़ादी हुई 15 अगस्त 47 को। इंडिया के दो हिस्से पाकिस्तान ने ले लिए, एक तो आज का पाकिस्तान और एक आज का बांग्लादेश। तो जिस सीट से ये जीत कर आए थे वो बांग्लादेश में चली गई। अब सीट गई तो फिर प्रतिनिधित्व भी गया, यानी बी आर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे आज़ादी के तुरंत साथ ही। इतना बड़ा आदमी, इतने सारे काम तुम देख रहे हो, इसका मैंने नाम लिया इतने बड़े आदमी का, अब ये अगर मेंबर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। एक बहुत महान हस्ती थी इस देश में, बी एन राव, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, बहुत महान आदमी है। उस टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज में ये थे, और इन्होंने, ये मेंबर नहीं है, देखो मैंने बी एन राव लिखा है, कितनी बड़ी बात है, संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन संविधान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, एक बेस का काम किया है बी एन राव जी ने। और इनकी जो ये इंटेलिजेंस है, इससे आइडिया लगा लो कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप जानते होंगे वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्थाओं में आईसीजे यूएनओ के अंडर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन का अंग है, वहाँ पहुँचे थे ये। तो इनकी काबिलियत इससे जज कर लीजिए कि कितने काबिल थे कि एक इंडियन उस टाइम में आईसीजे का मेंबर बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पूरी दुनिया के सिर्फ 15 जजेस बैठ सकते हैं, उनमें से एक हमारे देश के बी एन राव थे। ये देश ऐसे ही महान नहीं है, यहाँ बेहद बेहतरीन पर्सनालिटी के लोगों ने जन्म लिया है, और बहुत लकी हैं हम। देखो कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो बी एन राव जी ने क्या कहा, जब अंबेडकर जी की सीट चली गई तो बी एन राव जी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, बी एन राव जो मेंबर नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं निःशुल्क बिना पैसे लिए, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ और अंबेडकर का संविधान सभा का मेंबर बनना बेहद जरूरी है, वरना संविधान की कीमत घट जाएगी, संविधान की इंपॉर्टेंस रहेगी ही नहीं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई, जहां से ये पहले खड़े हुए थे ना, हार गए थे, वहां पे हेड थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, ये बहुत बड़ा नाम है, और ये वो आदमी हैं जिन्होंने हमारी भाषा आयोग की अध्यक्षता की है 1955 में। हिंदी भाषा आयोग आया था एक, उसके अध्यक्ष थे ये। आज़ादी से पहले ये बंबई के प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री मतलब था एक एरिया का हेड, एक प्रांत का हेड।
तो देखो क्या हुआ, BN राव ने जब देखा कि सीट चली गई अंबेडकर जी की, तो BN राव जो सदस्य भी नहीं है, फ्री में सेवाएं दे रहे हैं, ये कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि कुछ भी करके उनको मेंबर बनवाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई की सीट पे जो बैठे हुए हैं BG खेर, इन्हें कहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वहां, कि आप बंबई से सीट खाली करवाओ और अंबेडकर जी का आना बेहद जरूरी है। तो BG खेर, बाल गंगाधर खेर, एक जीते हुए आदमी को, निर्वाचित मेंबर को, जिनका नाम है MR जयकर, इनका इस्तीफा लेते हैं। ये जीते हुए हैं, ये इस्तीफा देते हैं और इनकी सीट खाली होने पर अंबेडकर जी इनकी सीट पर आ जाते हैं। कितनी कॉम्प्लेक्स सी कहानी है ना, सुन के हो सकता है बहुतों की समझ में ना आई हो। एक बार छोटा सा दोबारा बता देती हूँ। अंबेडकर जी देश की आज़ादी से पहले खड़े हुए बंबई की सीट से, हारे लेकिन पीछे नहीं हटे। दूसरी सीट से खड़े हुए, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, उस सीट से खड़े होकर जीत गए, मुस्लिम लीग की मदद से बन गए मेंबर, काम करने लगे, इंपॉर्टेंट काम करने लगे, तभी देश की आज़ादी और साथ ही बंटवारा होते ही उनकी सीट चली गई बांग्लादेश में। तो जो सदस्यता थी वो खत्म हो गई। अब सदस्यता खत्म होने का महसूस किया कमी कहीं ना कहीं BN राव जी ने, जो उस टाइम में सिविल सर्विसेज में थे और ICJ में बनने वाले इंडियन हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले रहे। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा, क्योंकि वो संविधान सभा के परमानेंट मेंबर हैं, मेंबर क्या अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा बंबई को देखने वाले BG खेर जी को, और BG खेर जी ने इस्तीफा लिया। किससे? ये जयकर जी से, MR जयकर। आई होप अब समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कहानी कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं, एक दो बार सुनोगे सब क्लियर होगा, ठीक है। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कहां से सीट पे लड़े? बंबई, हारे, जीत के आए बंगाल की सीट से, लेकिन वो सीट चली गई, तो वापस कहाँ की सीट पे आए? फिर बंबई की सीट पे। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंबेडकर जी कहाँ से चुनकर आए थे, तो बंबई आंसर नहीं आएगा, उस कंडीशन में आंसर आएगा कलकत्ता। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए आज़ादी के बाद अंबेडकर जी ने कहाँ की सीट से, तो आज़ादी के बाद बंबई की सीट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति को ही कहते हैं पांडुलेखन समिति, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। BR अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, प्रारूप तैयार किया है BN राव ने। अजीब है ना, जो आदमी सदस्य नहीं है, जो फ्री में सेवाएं दे रहा है, उस आदमी ने खाका तैयार किया, एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, लेकिन उनका नाम नहीं है, क्योंकि नाम आता है समिति का। समिति का अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, 99.9% लोग टिक कराएंगे अंबेडकर जी। नहीं, ये गलत है। प्रारूप मेन बेस का काम किया था BN राव जी ने। उसके ऊपर डिस्कशन के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अंबेडकर। सबसे बड़ी कमेटी थी, 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में। देखिए मैंने लिखा है BN राव जी के नीचे निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, आज़ादी के कुछ दिन बाद 29 अगस्त को, और इसमें कितने मेंबर्स थे? 7। कुल अधिवेशन देखिए, जब ये अधिवेशन मतलब सेशंस हो रहे थे, सेशंस होते, लोग बैठते, बातचीत करते, भाई क्या लिखे संविधान में, ऐसा क्या करें कि देश की जनता आराम से जीवन को जी पाए, भविष्य में हमें ज़्यादा इसको बदलना ना पड़े। इसके लिए 11 सेशंस किए गए, +1 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन को भी कंसीडर किया जाता है अधिवेशन के रूप में। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। अगर 11, 13, 18, 10 हो तो टिक करके आना 11। अगर 11 और 12 दोनों दिए हों तो आप 12 टिक कर सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी की अंतिम बैठक को भी अधिवेशन मान लिया जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान लिखकर फाइनली तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भारत के इन बेहतरीन लोगों ने सोच समझकर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करते हुए 26 नवंबर 1949 को ये लिखकर तैयार हुआ, और इस दिन संविधान सभा में प्रेजेंट 284 लोगों ने इस पर अपने साइन किए। कहते हैं प्रेजेंट और भी थे, लेकिन सबने साइन नहीं किए, कुछ लोगों ने अपने आप इस चीज़ को अवॉइड किया। सिग्नेचर पूछेंगे अगर तो 284 हस्ताक्षर थे। और यहाँ पर जो ये 26 नवंबर था ना, इस दिन 16 आर्टिकल्स को हमने फॉलो किया। 16 मैं क्यों कह रही हूँ जान लो, बहुत सारी किताबें 15 कह देती हैं, 15 ही हैं, और इसमें मेनली आर्टिकल्स हैं हमारी नागरिकता से जुड़े हुए, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, अंतरिम राष्ट्रपति से जुड़ा, और चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 3 to 4 आप जानते भी होंगे उसके बारे में। ये 15 तो अलग अलग हैं, +1 जो मैंने लिखा है 394।
कभी फिर कभी क्लास में बताऊंगी कितने भाग, कितनी अनुसूचियां। अनुसूचियां शायद मैंने करा भी दी हैं, भाग और ये शेड्यूल्स वगैरह के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी। तब बताऊंगी कि टोटल अनुच्छेद थे 395, लास्ट अनुच्छेद था, आज की डेट में कहें तो 475 हो गए हैं। 395 लास्ट अनुच्छेद से एक पहले लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ये डिजिट जो 15 है ना, ये 15, इन सब की नंबरिंग दी गई है इसमें। तो हम इसलिए कह देते हैं कि कुल मिलाकर 16, वैसे 15 ही हैं, 16वें में लिखा है कौन कौन से 15, ठीक है। ये हमने लागू कर दिए 26 नवंबर 1949 को। 284 हस्ताक्षर हुए। अब संविधान बहुत सारे लोगों के मिलके सहयोग से बनाया गया, सबने काम किया, लगभग 300 लोग लगातार कड़ी मशक्कत करके इस संविधान को तैयार करते हैं। फिर मुद्दा उठता है कि इसको लिखेगा कौन, क्योंकि ये इच्छा थी इन सबकी कि ये हैंडराइटिंग में लिखा जाए और कोई एक आदमी बहुत बेहतरीन लिखने वाला जो कैलीग्राफी में मास्टर हो। एक होती है हैंडराइटिंग, एक होती है कैलीग्राफी। हैंडराइटिंग तो नॉर्मल जो आप लिखते हैं, कैलीग्राफी में थोड़ा स्टाइलिश कर्व्स के साथ लिखा जाता है। तो एक आदमी थे, 2 लोगों के मैं नाम लेने जा रही हूँ, किताबें बहुत कम बताती हैं, थोड़ा आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा विकिपीडिया और इन सब पर। 2 आदमी हैं, एक का नाम है नंदलाल बोस और एक बहुत 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 बड़े कैलीग्राफी में जिनका बहुत ऊंचा नाम था उस टाइम में, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके पेरेंट्स तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, इनके दादा ने इनको पाल पोस के बड़ा किया और इनके खानदान में सभी लोगों का शौक था, राइटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर स्टाइल में लिखते थे। कहते हैं जब ये संविधान का पूरा काम हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर्सनल जाके मिले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी से, और उन्होंने कहा कि आपको संविधान लिखना है तो क्या आप अपनी सेवाएं देंगे, और अगर देंगे तो बता दीजिए चार्ज कितना लेंगे। तो बहुत बड़ी बात कही प्रेम बिहारी जी ने, इन्होंने कहा भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है और देश के लिए इतना अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पैसा कोई नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की किताब के हर एक पेज पर नीचे मेरा नाम होगा, बस ये मेरी इच्छा है। और लास्ट वाले पेज पर मेरा और मेरे दादाजी का भी नाम होगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं भारत का संविधान लिखने लायक बना हूँ। तो ये नेहरू जी जो हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं थी। एक आदमी अगर मेहनत कर रहा है तो मेहनत के कम से कम पैसे भी नहीं ले रहा है तो नाम तो लिखवाया ही जा सकता है। इसीलिए नेहरू जी राजी हो गए और हर एक पेज के नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा। हर एक पेज को बहुत सुंदर तरीके से इटैलिक स्टाइल में लिखकर उभारा गया। रनिंग इटैलिक स्टाइल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। हर एक पेज की चारों तरफ से, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं, मान लीजिए ये पेज है, आप यहां देख पाएंगे, ये मान लीजिए पेज है, बहुत छोटा बना रही हूं ताकि आप लोग बस समझ जाएं। इस पेज की डिजाइनिंग चारों तरफ ऐसे बॉर्डर टाइप बना दिया, बीच में तो लिखा हुआ है पैराग्राफ, आर्टिकल्स वगैरह, और चारों तरफ बहुत सुंदर साज सज्जा की गई है, बहुत सुंदर बेल पत्तियां टाइप की। वो देखने में बेल पत्तियां टाइप लगती हैं, लेकिन कहते हैं कि इंडिया की आज़ादी की पूरी घटनाओं को उसमें उकेर दिया है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है नंदलाल बोस। तो दोनों महान आदमी हैं ये, नंदलाल बोस और इनके स्टूडेंट्स ने ड्राइंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया। चारों तरफ से प्रिंट बहुत सुंदर इन्होंने सजाया, हर पन्ने को, हर पेज को, और राइटिंग से उसको और खूबसूरत बनाया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। दोनों के नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पर मुझे लगता है कि हर इंडियन को पता हो कि इस भारत के संविधान को लिखने में और उस किताब को बहुत सुंदर खूबसूरत बनाने में इन दोनों लोगों का कितना बड़ा रोल है। माना कि सबने काम किया, नो डाउट सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, पर लास्ट में एक ही आदमी ने, कहते हैं वो निब भी, अगर आप चाहेंगे तो आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च कीजिएगा, निब जो थी वो भी कोई खास टाइप की निब वो यूज़ किया करते थे कि सारा फ्लो एक जैसा रहे। तो बहुत खूबसूरत संविधान लिखा गया, और वर्ल्ड के सबसे सुंदर संविधानों में जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान आता है, ऐसे ही हमारा भी संविधान आता है। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक 5 मिनट की क्विक रिवीजन लेते हैं। इंडिया में कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन हुआ, 389 मेंबर्स का चुनाव हुआ। इस चुनाव में 389 का आंकड़ा कैसे याद रखना है, पहले 292, उसके नीचे 93, और 292 वाले में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, फॉर्मूला ABCD, अजमेर, B बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी आज के यूटी टाइप के। 292 जो ब्रिटिश भारत, जिन पर डायरेक्ट महारानी ब्रिटेन का राज था, वहां से इलेक्शन के थ्रू भेजे गए, और 93 देशी रियासतें कोई इलेक्शन नहीं, मनोनयन के साथ
साथ आए। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। न तो मुस्लिम लीग के 73 मेंबर आए और ना ही देशी रियासतों के 93, तो अपने आप घट गए मेंबर्स। 15 महिलाएं कुल इसमें थी 389 में, जिनमें से सिर्फ 9 पहुंची थी। तो पहली बैठक में 9 महिलाएं थी, कुल मिलाकर मेंबर्स थे 207। 11 दिसंबर को, पहली बैठक तो 9 दिसंबर की थी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बना दिया। उम्र दराज होने के कारण इलेक्टेड नहीं थे वो। 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 तारीख को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, पारित नहीं किया, क्योंकि अंबेडकर जी जैसे लोगों ने कहा कि पहले दोनों को क्लियर हो जाने दो, मुस्लिम लीग वाले कितने आना चाहते हैं और देशी रियासतें कितना, इसीलिए पारित करते करते अगला महीना आ गया। 22 जनवरी 1947, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ये पारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, पहले बंबई की सीट से हारे, मुस्लिम लीग की मदद से आज के बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान भी नहीं था, तब तो भारत ही था, पूर्वी बंगाल का हिस्सा मान लीजिए, जीत कर आए। देश का डिवीजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, सीट चली गई, मेंबरशिप गई। तब किसने कहा? BN राव, जो उस टाइम में सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कहा कि इनकी सीट पक्की करनी पड़ेगी क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने ये बात कही स्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद ने ये बात आगे बढ़ाई और जो बंबई के हेड थे, मुखिया थे, जिनका नाम क्या था? BG खेर, बाल गंगाधर खेर, उन्होंने अपने यहाँ पर एक आदमी थे जयकर करके, देखिए लिखा है MR जयकर, इन्हें हटाया, इनका इस्तीफा लिया और इनकी सीट पर अंबेडकर जी वापस आए। प्रारूप समिति, प्रारूप का काम किया है, जो फ्री में सेवाएं दे रहे हैं BN राव ने, लेकिन प्रारूप के ऊपर फिर डिस्कशन के लिए प्रारूप समिति बनी और इस प्रारूप समिति को बनाया गया अगस्त 1947 में। ये मैंने लिखा है 29 अगस्त 1947। इसमें सबसे बड़ी समिति में 7 मेंबर्स हैं, जिसके मुखिया हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कुल अधिवेशन 11 थे। अंतिम बैठक को भी अधिवेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए 11+1 लिख दिया है। 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये 284 लोग प्रेजेंट थे जिस दिन ये संविधान लिखकर तैयार हुआ। फाइनली वो डेट थी 26 नवंबर 1949 और इसी दिन को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और 2 लोग जिनका बेहतरीन काम है, एक नंदलाल बोस जी जो आर्टिस्ट थे, बहुत सुंदर ड्राइंग्स उन्होंने करके हर एक पन्ने को बहुत खूबसूरत जो है उकेर के बाहर लेकर आए, और एक बहुत बहुत बड़े आदमी जिन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया, सिर्फ अपना नाम लिखने की शर्त रखी थी पंडित नेहरू के सामने, जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस। जो लोग इसको किताब से पढ़ेंगे उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर जब भी टाइम मिलेगा, आजकल में या जब भी मिलेगा टाइम, मैं एक आधी क्लास और ले लूँगी ताकि इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से करा दूँ। गुड नाइट बच्चों, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो लोग मेहनत करते हैं, भगवान, किस्मत, समाज सब उनका साथ देता है। ऑल द बेस्ट।